रोल ऑफ जेंडर इन मॉडर्न सोसाइटी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। सबसे पहले तो ये बताएं कि किस किस ने ये असाइनमेंट की है। इस टाइम क्लास में कोई है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस टॉपिक पे असाइनमेंट की हो? नो वन। ओके, आप लोग विदाउट गोइंग इनटू टू मच निटी ग्रिटी, आप लोग सिर्फ ओपिनियन बताएंगे अपनी जल्दी जल्दी। तो हमारे पास इस टाइम जिनकी भी डोमेन है जेंडर, जिनको पसंद है जेंडर, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आपको समझ क्या है, यहाँ से एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। अब्दुल वहीद, आपने ज्वाइन किया, आपने इस टॉपिक पे की है ना असाइनमेंट? तो थोड़ा सा ब्रीफ करें। आपकी असाइनमेंट तो होगी चेक, थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आपको समझ क्या है इस टॉपिक से। रोल ऑफ जेंडर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, सोसाइटीज, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, समझ के आया इससे? जल्दी जल्दी ब्रीफ करें क्लास को। लाइब्रेरी में है, चलें, बेहतरीन हो गया ये। एनीवन एल्स? अली अख्तर, आप बताएं क्या समझ आती है इससे? सर मुझे आवाज आ रही है सर। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे इस टॉपिक से ये समझ आता है कि जो सोसाइटी के डिफरेंट ऐसे लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ये डिफरेंट रोल्स, उनमें जो है ना जेंडर का रोल क्या है। तो अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करें कि इस वक्त माशरे में क्या प्रेजेंस है औरत की, या वो ओवरऑल जेंडर जेंडर की इन इकोनॉमी, इन पॉलिटिक्स, इन डिफरेंट डायमेंशन, और अगर वो घर से शुरू करें और डिफरेंट डायमेंशन जो है ना उनमें, और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है फ्यूचर में और चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं। आई थिंक सो सर, मेरा जेंडर वैसे डोमेन नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो यू आर सेफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे ये समझ आई है कि इसमें ना सिर्फ मेल फीमेल बल्कि थर्ड जेंडर के बारे में भी है कि उनका क्या रोल हो सकता है सोसाइटी के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में। इन तीनों को हम साथ लेके चलेंगे और इनके इन्हीं के चैलेंजेस, और इवन दो जो थर्ड जेंडर है उसके चैलेंजेस आई थिंक वो ज्यादा चैलेंजेबल है इसमें। मुझे इस तरह से ये समझ आया। अच्छा, एक बात मैं आपको जरा क्लैरिटी से बता दूं कि जब भी जेंडर पे ऐसे आएगा, एक है जेंडर स्टडीज का पेपर और एक है जेंडर पे वैसे ऐसे। ऐसे में अंडरस्टूड है कि जेंडर से मुराद तमाम जेंडर्स की बात हो रही है, उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं और सभी की बात हो रही है। तो जनरली एग्जामिनर आपका जो एनालिसिस चाह रहा होता है ना, वो मेन और वुमेन तक ही चाह रहा होता है। हाँ, जेंडर स्टडीज का पेपर है, उसमें आप फिर विमेन के अलावा वो ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो पेपर स्पेसिफिक है ऐसा कि जिसमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है आपसे। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली जेंडर स्टडीज की बात करें तो अब वो तो जेंडर्स ही इतने डिफाइन हुए पड़े हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें तो पता नहीं, मतलब देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जेंडर्स। तो उसमें फिर वो एलजीबीटीक्यूज वाली जो भी डिस्कशन है कि किसी पर्सन की भी अगर एक्सेप्टेड सेक्सुअलिटी के से डिफरेंट है उसकी ओरिएंटेशन, वो कुछ भी है, तो फिर उसका एनालिसिस आ सकता है। फॉर ऐसे पेपर आप सेफ रह के मेन और वुमेन तक अपना एनालिसिस रख सकते हैं। अब इस ऐसे में जो इम्पोर्टेंट चीज थी सर ना वो, जी जी अली। सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, अगर आप उससे वेरीफाई जी जी, करते हैं कि मैन एंड वुमेन में भी पर्टिकुलरली वुमेन, अगर जेंडर का ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा एम्फेसिस वुमेन पे होता ऑब्वियसली उसका इम्प्लिसिटली मतलब वेमेन ही है, क्योंकि मर्द हजरात को तो मसला नहीं है ना जो जेंडर इशू फेस कर रही है उसकी तरफ अगर आप लिखें। यानी इस बात से एग्जामिनर आपको नहीं कहेगा कि यार बेचारे मर्द भी बड़े मजलूम है, उनके बारे में तो आपने लिखा नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है ना कि इश्यूज फेस वेमेन कर रही हैं। तो हमारा नॉर्मली एनालिसिस है इस चीज पे। और बहुत कम एग्जामिनर ऐसे होंगे कि जिनको हमको
मर्द का एनालिसिस दे दें कि जी उनके खिलाफ भी वायलेंस होती है और तो वो इससे इम्प्रेस हो जाए। मतलब एक एक बड़ी वन साइडेड सी डिस्कशन है, ये अंडरस्टूड बात है। हाँ, कोई हम इंटरव्यू दे रहे हैं, पैनल के सामने हम बैठे हुए हैं, तो फिर हम ये बात उसको जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ तक बता सकते हैं, दिस इज प्रिंसिपली अ डिस्कशन ऑफ वुमेन एंड फॉर वुमेन। तो मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे अगर आप लोग मटेरियल सर्च करेंगे ना इस पे कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जेंडर का रोल क्या है, तो जनरली आपको जो चीज मिल रही होगी वो मिल रहा होगा कि उनकी प्रोग्रेस क्या हुई है, विमेन के कौन से इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, किस किस जगह पे विमेन की प्रेजेंस बढ़ी है। जनरली आपको मटेरियल इसी तरह का मिल रहा होगा। नाउ दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट you should not take this statement just as the condition of women in modern societies or current developments about enhanced presence और empowerment of women। आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट में समझने की, वो ये है कि टेक women as agents of change, take women as something प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। जब तक आप विमेन को एक पैसिव फोर्स के तौर पे देखते हैं कि वो एक रिसीविंग एंड पे है, तो आपको आपका एनालिसिस इंप्रेसिव नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबल जरूर हो सकता है। अगर आप औरत को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे देख रहे हैं, औरत को आप एक force to be reckoned with, a force for change, a force for improvement, a force for positivity, a force for construction, a force for societal change, a force for revolutionary changes in the society, जब तक आप somehow औरत का रोल इस तरह नहीं देखते, you are limiting the analysis that examiner demanded from you। ये चीज ध्यान में रखनी है कि औरत को पैसिव रिसिपिएंट नहीं देखना, एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पे देखना है। फिर अगर आप कहीं कहीं पे सिर्फ उसको मतलब कोई 5-6 आप पॉइंट्स ये बताने में कामयाब हो गए ना कि दे हैव प्रैक्टिकली अचीव्ड समथिंग एंड डन समथिंग फॉर द सोसाइटी, ये है असल सही मानों में गहरी नजर जो एक स्टूडेंट का की जो एक पावर ऑफ एनालिसिस है, ये चीज है जो एक आम स्टूडेंट में नहीं हो सकती। वरना हर स्टूडेंट लिख रहा होगा कि जी पॉलिटिक्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, जी वो इकॉनमी में भी आ गई हैं, जी उनकी एजुकेशन भी बढ़ गई है, जी उनके खिलाफ वायलेंस भी कम हो गया, ये बातें हर कोई लिख लेगा। तो अब एक बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि आई लर्न फ्रॉम यू and most of the students at this specific time know much more than me। मेरा काम इस टाइम सिर्फ आपको रास्ते पे लगाना है। हाँ, कुछ चीजें आई होप कि मैं ऐड कर सकूंगा। तो मेरी एफर्ट इस ऐसे में प्रिंसिपली यही है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि विमेन एक्टिव लीडर्स कैसे हैं, हाउ दे हैव टेकन इनिशिएटिव। इस तरह की अगर उसे चंद पॉइंट्स आप एग्जामिनर को बता सकें तो फिर वो बाकी बातें एक्सेप्टेबल हैं कि एजुकेशन में आई हैं, इकॉनमी में आई हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, तो वो अगर आप लोग पेन डाउन कर लें तो इट वुड बी बेटर। जल्दी जल्दी मैं आपको लिखवाऊंगा, मेरी हैंड राइटिंग शायद आप में से बहुत से लोगों को समझ ना आ पाए, सो ये आप लोग लिख लें। पहला है ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये वाले फैक्ट्स आप आगे पैराग्राफ्स में यूज कर रहे होंगे, तो मैंने अगर ये सेशन स्टार्ट किया है या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी मैं आपकी लेबर बचाना चाह रहा था। कुछ रेफरेंसेस चलें कलेक्ट किए मैंने। ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब ये इकॉनमी में आ जाएगा, ऑफ वुमेन, ये इंक्रीज हुई है फ्रॉम 40% इन 1990s टू 65.7% इन 2024।
खवातीन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है, विमेन एज लेबर फोर्स, इनकी ये जो पार्टिसिपेशन है इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 40% टू 65.7%। 40% 1990s में थी, 2024 में 65.7 है। और ये ग्लोबली इस वजह से हो रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में खवातीन वैसे ही ज्यादा है, तादाद में ही ज्यादा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फिगर्स हैं। फिर विमेन की प्रेजेंस, अगर आप एग्जामिनर में को आप जाहिर है जब डिस्कशन में जाएंगे तो इकोनॉमी का पैराग्राफ जब आएगा तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो दे आर एवरीवेयर, बट रिसेंट डेकेड्स में एक जिसको कह लें कि एक सब्सटेंशियल कंस्पिकुअस एविडेंट जो चेंज नजर आया है वो है उनकी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग में प्रेजेंस। यहाँ these sectors were generally not considered fit for women or underrepresented, women were underrepresented in these sectors. So now in industry, technology, finance और manufacturing में women are showing presence. फिर 114%, 114% ग्रोथ हुई है women owned businesses में since last 2 decades, an increase of 114%, जी recorded मिलेगा, an increase of 114% growth in women owned businesses since last 2 decades। और टोटल जो women business persons हैं according to facts of 2021, 250 million women हैं across the globe। 250 मिलियन विमेन हैं जो विमेन बिजनेस पर्संस हैं, खवातीन जो बिजनेसेस कर रही हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस जो कर रही हैं अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ 2021, दिस इज 250 मिलियन। फिर इसमें हमारे पास लीडिंग एग्जांपल्स कौन सी हैं जहां पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हैं यूएस, चाइना, ब्राजील एंड बांग्लादेश। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पे विमेन एज एंटरप्रेन्योर्स सामने आई हैं। फिर अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, आप चूंकि रीजन वाइज बात कर रहे होंगे, तो मतलब अफ्रीका की बात करें तो इट 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 इज अ डार्क कंटिनेंट एंड ए डार्कर कंटिनेंट फॉर women unfortunately, and yet in an African country named Rwanda, 61% parliamentarians are women, and these are figures of 2023, and this is highest percentage of women in a parliament, 61% Rwanda में 2023 के figures। along with Rwanda along with Rwanda, other countries where women have faced a tremendous have undergone a tremendous increase of participation, they are Finland, New Zealand, now I'm going towards South America, वहां पे क्यूबा, बोलिविया, मैक्सिको एंड यूएस तो है ही नॉर्थ में, क्यूबा, बोलिविया, मैक्सिको एंड यूएस। फिर इंक्रीज ऑफ 26.7% फॉर women parliamentarians, yes, 2022 में 26.7% इंक्रीज हुआ है women parliamentarians बनी है, इस ये इंक्रीज हुआ है खाली 2022 में। और ये रिपोर्ट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। 27.7%, 26.7% women parliamentarians की प्रेजेंस में इंक्रीज हुआ है 2022 के फिगर्स के अकॉर्डिंग। फिर एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी है ये तकरीबन कुछ रीजन्स में खत्म हो चुकी है। ए नियर क्लोज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन इन मैनी रीजन्स। फिर 2021 में विमेन एनरोलमेंट इन टर्शरी एजुकेशन ये है जी 50%, या 50%।
अगर हम ग्लोबल टोटल लें तो जो टर्शरी एजुकेशन है, यानी हायर एजुकेशन कह लें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हायर एजुकेशन में हमें टोटल 50% वेमेन मिलती हैं, और ये 2021 के फिगर्स हैं। हायर एजुकेशन में 50% वेमेन हमें मिलती हैं। इसके साथ एक दूसरी साइड का चैलेंजेस का फिगर ये है कि मलाला फंड के अकॉर्डिंग आउट ऑफ स्कूल जो गर्ल्स हैं 130 मिलियन आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स ऑफ मलाला फंड, एंड ये फिगर्स हैं 2022 के। फिर मैं कह रहा था कि कंप्लीट पैरिटी है कुछ रीजन्स में जहाँ पे कोई वो डिस्पैरिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। दे आर स्वीडन, नॉर्वे एंड कनाडा, और रवांडा और बांग्लादेश में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। जेंडर पे गैप, ये भी अब चैलेंजेस का फिगर है। जेंडर पे गैप इज वो क्या है, 16% लेस देन मेन फॉर द सेम जॉब्स। सेम जॉब्स के लिए दे आर पेड 16% लेस देन मैन। ये 2023 के फिगर्स हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। फिर ग्लास सीलिंग पे बात करें, अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ 2023, तो women had 29% ऑफ सीनियर मैनेजमेंट रोल्स। जो सीनियर मैनेजमेंट रोल्स हैं 29% विमेन थी इन रोल्स पे। तो ग्लास सीलिंग ये है। सर जी जी। सर वो एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, पीछे जो आपने बताया कि वुमेन की प्रेजेंस, जो आपने कहा कि उस पर भी बात करनी है कि हर हर शोबे में और हर चीज में। तो सर उसमें एक और डोमेन है अपना, जिस जो हिस्टोरिकली माना जाता है कि मैन यूज टू डोमिनेट दिस, तो वो है सर मिलिट्री का। तो जी जी। अगर उस डोमेन में भी लिखें कि वुमेन की प्रेजेंस उसमें भी बढ़ रही है, या हम एग्जाम्पलीफाई करें जिस तरीके से वियतनाम वॉर है, वियतनाम वॉर में भी मतलब यही कहा जाता था कि सारी वॉर अगर लड़ी भी थी और जीती भी थी ना, बिकॉज ऑफ द वुमेन्स, वियतनामीज वुमेन, दे हम्म। यूज टू फाइट कैरिंग बेबी इन देयर वोम्स एंड ऑन द शोल्डर्स। और उनकी बहादुरी के किस्से, और इस तरीके से अगर हम स्टार्ट लें कि ये हिस्टोरिकली ऐसे रहा है कि वुमेन वैसे तो इनडायरेक्टली प्रेजेंस होती थी उनकी, लेकिन अब डायरेक्टली भी, मिसाल अगर इसराइल को कोट ना करें तो दूसरी कंट्रीज में भी ऐसे है कि वुमेन इन मिलिट्री आर नहीं, इंक्रीजिंग। आपने इसराइल के बजाय पैलेस्टीन को कोट कर दें, दे आर फाइटिंग। ओके सर। तो बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज को मैंने एडजस्ट किया एक जगह कि विमेन की जो प्रेजेंस है ना, इसको एक जगह मैंने एडजस्ट किया आउटलाइन में। फिर मैं चाह रहा था कि आपके पास साउथ एशिया से भी कुछ फैक्ट्स हों। तो साउथ एशिया में एक मैंने एग्जांपल लिया इंडिया की। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन 1 2 4 5 10 सालों की बात करें। आप ये 40 50 साल से जो कुछ हुआ है, या इवन एक सेंचुरी में जो कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, यू कैन टॉक अबाउट दैम। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुई। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स, जिसको पंचायत कहते हैं, वहां पे 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। और 2022 के फिगर्स के अकॉर्डिंग 46% जो पंचायत में पार्लियामेंटेरियंस है वो विमेन है। जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहां पे विमेन है। सो दिस इज अ मैसिव चेंज एक ऐसे कंट्री में जिसको हेल समझा जाता है खवातीन के लिए। पॉलिटिक्स में वो भी कामयाब हुए खातून को लाने में। मैं ये कह रहा हूं कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट अकर्ड इन 1992 इन इंडिया, 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द लोकल गवर्नमेंट्स, जिनको हम पंचायत कहते हैं। और 2021 के फिगर्स के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स ही हैं क्योंकि इलेक्शंस का साइकिल 4 5 साल का होता है, 2021 के फिगर्स के अकॉर्डिंग 46% विमेन जो है ना वो पंचायत में है।
इंडिया में। और पाकिस्तान में 21% सीट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई की हुई हैं खवातीन ने, अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ 2022, जो कि अब तो मेरे ख्याल से चेंज हो चुके हैं, शिफ्ट हुई है। तो पाकिस्तान के बारे में आप लोग सर्च कर लें। बांग्लादेश में रेडीमेड जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है दैट इम्प्लॉयज 4 मिलियन वुमेन। बांग्लादेश में 4 मिलियन वुमेन दैट आर पार्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आप कोट कर सकते हैं, और ये बहुत ही थोड़े फैक्ट्स थे, इसमें आपके पास यू हैव अनलिमिटेड रूम। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज में आप में से कुछ बहुत अच्छे होंगे और कुछ मेरे जैसे होंगे जो सिर्फ एन मजबूरी के वक्त इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन ये जो रेफरेंसेस हैं they would create a very conspicuous difference, a very instrumental difference। आप यूं कह लें कि एक 50 पे चला जाएगा, एक 40, 41, 42 पे होगा। ये रेफरेंसिंग है। इंग्लिश तो जरूर जाहिर है आपकी ठीक चाहिए एग्जामिनर को, उसके बाद एग्जामिनर को आपका जो है वो रेफरेंसेस चाहिए। ये वो चीज़ है जो मजबूर करेंगे एग्जामिनर को कि आपको सिर्फ 40 तक ना रखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको जेनेरिकली समझाना चाह रहा हूँ कि विमेन का रोल आप देखते किस तरह है, फिर हम आउटलाइन में इसमें से कौन से पॉइंट्स एडजस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं वो हमारा बात का डिसीजन है। सबसे पहले तो आपको सिर्फ ये आइडिया हो कि अगर हमने इन 40-50 सालों में विमेन क्या रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये बात कि विमेन की हालत क्या है, कहाँ कहाँ उनकी सिचुएशन में बेहतरी आई है, और औरत किरदार क्या अदा कर रही है, कि ये दो चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। उस हिसाब से फिर आप मैं इस स्टेटमेंट को लेके चल रहा हूं कि यू शुड नो देयर रोल इन द सोसाइटी। आउटलाइन बाद में देखेंगे कि उसमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम सेक्टर वाइज इनका रोल देखते जाते हैं। और एक और बात की, ये जो टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनकी जो वो रोल प्ले कर रही हैं या जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं उस प्रॉस्पेक्ट्स कि कौन सी चीजें बदली हैं जिससे उनका जो है वो रोल इम्प्रूव हुआ है या इनहेंस हुआ है, और कौन से चैलेंजेस हैं। तो ये 3 सेक्शन डिसाइडेडली यही बनने हैं। एक आपने बताना है कि करंट जो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स क्या हुई हैं उसमें चीजों को एडजस्ट करना है। दूसरी हेडिंग यही होनी है कि चैलेंजेस क्या है जो उनके रोल को लिमिट कर रहे हैं, और फिर वे फॉरवर्ड देना है। ये ऐसे इन्हीं 3 डायमेंशंस में ही घूमेगा। तो रोल ऑफ विमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ये उसका क्वेश्चन है, लेकिन जो चीज आपने लिखनी है वो प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ही लिखने, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। अपने आप में ये पहला हिस्सा क्वेश्चन का कुछ नहीं है, इस डिकंस्ट्रक्शन को आपने ध्यान से करना है। तो एक पैरा तो बना दें, चलो, रोल ऑफ वुमेन डाउन टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड मिल जाएगा। कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज में हम खाली अगर लिखते हैं रोल कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज में क्या है, तो सबसे पहले इकोनॉमी में रोल क्या है, कंस्पिकुअस, मैसिव, इंपॉर्टेंट, कंसिडरेबल इंक्रीज ऑफ पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी है। फिगर्स में आपको बता चुका हूँ, डोमेन्स में आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ हुआ है। अब यहाँ पे आप उसको मिलिट्री की भी बात कर लें, यहाँ पे आप उसको जो है वो ये आईटी की बात कर लें, यहाँ पे आप उसको यानी वो सेक्शंस जहाँ पे उनकी प्रेजेंस बहुत कम थी वहाँ पे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं वर्कफोर्स में। दूसरा, राइज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडरशिप रोल्स। मैंने आपको कुछ लीडरशिप रोल्स की एग्जांपल्स दी, कुछ वहाँ के फैक्ट्स दिए। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे बांग्लादेश की एग्जांपल हो सकती है, यहाँ पे वो जो मैंने क्यूबा, फिनलैंड, मैक्सिको वहाँ की एग्जांपल्स दी हैं वहाँ हो सकती है। एक खासियत ये है खवातीन की, आप अगर पाकिस्तान में देख लें यानी यहाँ पे बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स आएंगी। फेसबुक पे आप पेज देखेंगे, पीछे औरत की आवाज आ रही होगी और जो है वो उठा के कोई
ये ड्रेस दिखा रहे होंगे। सो रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, फूड के बिजनेसेस हैं, बहुत सी खवातीन ये जो मॉल्स वगैरह हैं उनके बाहर उनकी प्रेजेंस है। तो एंटरप्रेन्योर्स में बड़े छोटे लेवल के बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स, इस सेक्टर ने बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज देखा है खवातीन का। सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो आई हैं, एज ए कंटेंट राइटर आई हैं, एज ए कॉपी राइटर आई हैं, एज यूट्यूब ऑटोमेशन के फील्ड में आई हैं। ये सारी डोमेन्स, तो ये स्मॉल लेवल के बिजनेसेस हैं। यहीं से फिर उन्होंने अपने जो है वो खुद अपनी टीम बनाई है, बड़े छोटे से लेवल से शुरू करके, और फिर यहाँ से उन्होंने घर बैठे अर्न किया। पिछले दिनों हमारे ट्राइबल एरिया से एक बच्ची थी, वो जो प्लास्टिक से कोई चीज बनाती थी, तो रिसाइकलिंग करके छोटे लेवल पे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, घर बैठ के उनको जो है वो उनकी एड्स लगा के वो डिलीवर करती हैं। लोग हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स को। सो देर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। आपका पैरा लिखने के लिए आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे वो छोटे छोटे लेवल से बड़े बड़े लेवल तक गई हैं। उसके बाद ब्रेकिंग बाउंड्स ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। इकॉनमी में फ्रोजन आइटम्स, बिल्कुल फ्रोजन आइटम्स हैं, इसमें फूड का है, घर में ये जो होम होम शेफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप देखें ना कि हमने तो साउथ एशिया ने तो लाइन लगा दी है। हम तो 10-10 बच्चे पैदा करके कहते हैं उनको कि फैल जाओ मेरे बच्चों दुनिया में। अब तो वो जो जितना स्टूडेंट तबका है, हॉस्टलाइट्स हैं जितने हैं, उनमें ये बड़ा ये आइडिया पॉपुलर है, ये होम मेड शेफ का, ये बेकरीज का, इस तरह की मल्टीपल चीजें। जो ब्रेकिंग बाउंड्स ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है, इसको हमने इकॉनमी में लिखा है कि इकॉनमी में इससे इम्प्रूवमेंट्स भी आई हैं, जॉब मार्केट स्ट्रक्चरली भी चेंज हुई है, इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है, प्रोडक्शन भी बढ़ी है, पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है। इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अगर ब्रेक हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इतना है कि समझ लें आपके लिए ऐड कर सकूंगा, वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, care and protection, they are in the very nature of women. हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जवेरिया का, सर वी एक्नॉलेज डिफरेंट रोल्स ऑफ women, but can we write women as a successful wife और मदर। इतनी सच्ची बातें ना किया करें, सारा फेमिनिज्म गिर के भस्म हो जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। खवातीन हमेशा से सुपर वुमेन रही हैं। अगर हमारी माएँ या हमसे पिछले दौर की माएँ, अगर उन्होंने नौकरी नहीं ना की तो उन्होंने अनपेड लेबर जरूर की है। हमें पालने के साथ साथ हमारे वालिदैन के साथ खेतों में काम जरूर किया है। तो उनकी तो लाइफ तब भी यही थी, सिर्फ हमें पालना थोड़ी था, एक पूरे पूरे खानदान, एक पूरे पूरे कुंबे को पालना था। अब जी चाचों की भी रोटी बन रही है, आगे कजनों की भी रोटी बन रही है, पूरा पूरा देवरों की भी बन रही है। तो जॉइंट फैमिलीज में होता क्या है, एक खातून आपको क्या लगता है कि सिर्फ बच्चे पालती थी। तो दे हैव ऑलवेज बीन सुपर वुमेन, दे हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद सुपरनेचुरल पावर्स। तब उनकी नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट थी। अब ये है कि अब वो बच्चों को पालने के साथ साथ बजाय खेतों में काम करने के बाहर काम कर रही हैं सिटीज में। सो अभी भी दे आर सक्सेसफुल, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर सक्सेसफुल मदर्स एंड वाइफ्स। मर्द हजरात खुश नहीं होते। असल मसला यह है कि एक खातून से खुश नहीं होते, तो 3 से 4 हों तो उनको ये गिला ही ना हो कि हमें टाइम नहीं मिलता। दिस इज इन देयर नेचर।
आई वॉज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये औरत की फितरत में है, हमेशा से कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी इसकी तरफ औरत का रुझान ज्यादा रहा है। अब इसको जरा अप्लाई करें, हु आर लीडर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट। एक छोटी सी बच्ची, वो ग्रीशा थनबर्ग, वहां से ये शुरू होती है। एंड women have assumed the leadership of conservation and sustainable practices. Yes, उमर सोहेल, थैंक यू। फिर इसकी बात कर लें वॉर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में, तो जो फेमिनिज्म है इसने तो पूरे का पूरा एम्ब्रेस किया है। इको फेमिनिज्म एक पूरी ब्रांच है फेमिनिज्म की। तो इसने तो स्ट्रगल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये स्ट्रगल अगेंस्ट रपेशियस ग्रीडी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्लाइमेट के खिलाफ बड़ा फॉर्मिडेबल फ्रंट पेश किया है फेमिनिज्म ने। इको फेमिनिज्म क्या है? तो ये विमेन का रोल है कि दे आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन इज द फाउंडेशनल स्टेप फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी तब तक हो नहीं सकती जब तक कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ना हो। एक ये इंपॉर्टेंट था इकोनॉमी के लिहाज से कि सस्टेनेबिलिटी, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि रिसाइकलिंग के बहुत सारे बिजनेसेस के साथ विमेन इन्वॉल्व हैं। अली अख्तर फोर्सेस भी, पॉलिटिक्स में लीडरशिप पोजीशन में उनका आ जाना और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना, उसके साथ उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़िया। अब इसको हम एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे या एक अच्छे रोल के तौर पे कैसे पेश करेंगे, वो ये है कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। और उसका आर्ग्यूमेंट वही है, सेंचुरीज ओल्ड आर्ग्यूमेंट कह लें कि मतलब वो कौन सी डेमोक्रेसी हुई जिसमें 50% की कोई वॉइस ही नहीं है। तो विमेन आई हैं तो डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू एसेंस, इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। सो जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है वो विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से बढ़ी है। एक ये बात करेंगे, सिर्फ पार्टिसिपेशन की बात नहीं करेंगे, उसको लिंक करेंगे डेमोक्रेसी से। फिर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स की बात हो रही थी तो इसको जरा मेगा लेवल पे देखें। जो खवातीन हैं दे आर गुड एट कोलिशन बिल्डिंग। आप फेमिनिस्ट मूवमेंट को देखें तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की एसेंस ये है कि पहले पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर ये क्रिटिसिज्म था कि ये इलीट विमेन का नाम है फेमिनिज्म, इलीट विमेन चला रही हैं इसको, अमेरिकन या ब्रिटिश वाइट विमेन का ये काम है। आहिस्ता आहिस्ता फेमिनिज्म जो ये इसकी जो ये अम्ब्रेला टर्म बनती गई, इसमें तमाम वो जेंडर्स, तमाम वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिनको ग्रीवेंसेस थे, दे स्टार्टेड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट। फिर इसने कोलिशन बिल्डिंग की, इको फेमिनिज्म वजूद में आया, फिर थर्ड वर्ल्ड की विमेन के लिए बात हुई, फिर जनरली ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात होना शुरू हो गई। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि औरत का कंसर्न औरत है, लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर हुए हैं। पहली बात तो यह है कि क्लाइमेट जस्टिस जो है ये इसकी एक्टिव सपोर्टर्स हैं। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फेयर प्रैक्टिसेस को भी इन्होंने सपोर्ट किया है, जिसकी हम बात करते हैं इसकी नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर लें, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर लें, या ये कि ये जो जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन का जितना सब्जेक्ट है, या यूं कह लें कि ये जो डिपेंडेंसी एंड सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम थेरिस्ट्स एंड डिपेंडेंसी थेरिस्ट्स, जी क्रिस्टीना लेगर्ड आईएमएफ की लीडर रही। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, ये जितने भी थेरिस्ट थे इन्होंने देवर बेसिकली फेमिनिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स
एंड मार्क्सिस्ट। तो इन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात की। प्लीज एक्सक्यूज मी। तो इससे ग्लोबलाइजेशन जो जो हमारे पास ग्लोबल साउथ है उसकी चैंपियंस बन गई हैं खवातीन। अगरचे उनका कंसर्न उनकी अपनी कंडीशन हो, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस के लिए भी वो लीडर्स हैं, जस्टिस फॉर ग्लोबल साउथ के लिए भी वो लीडर्स हैं, फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस उसके लिए भी वो लीडर्स हैं। तो ये बहुत इंप्रेसिव रोल था विमेन का इन पॉलिटिकल डोमेन के कोलिशन कोलिशन बिल्डिंग अप्रोच ऑफ जेंडर एक्टिविज्म। जो खवातीन जो एक्टिविज्म कर रही हैं वो इन इट्स अप्रोच ये है कि वो कोलिशन बिल्डिंग पे बिलीव करता है। कोलिशन बिल्डिंग अप्रोच ऑफ जेंडर एक्टिविज्म इन सपोर्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। फिर पीसफुल फॉरेन पॉलिसीज, जी कर सकते हैं, मलाला साहिबा को आप कर सकते हैं, उनका बेसिकली वैसे है एजुकेशन पे और वायलेंस पे, कर सकते हैं। पीसफुल फॉरेन पॉलिसीज आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां विमेन लीडर्स हैं जनरली दे फेवर पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और आप उनकी एग्जांपल्स दे दें जहां जहां वो हैं। इसमें अब कमला हैरिस की नहीं दे सकते क्योंकि जैसे दुनिया की को थोड़ा सा घुटन होने लग जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, ऐसे यूएस को घुटन होने लग जाती है अगर वो उनको उनको कहीं वॉर का ऑप्शन ना मिल रहा हो। सो उनकी इकॉनमी उनकी फॉरेन पॉलिसी बेस ही वॉर पे करती है। तो जनरली जो भी सिविलाइज्ड माशरे हैं जहाँ पे विमेन लीडर्स हैं दे हैव पीसफुल फॉरेन पॉलिसीज, दे हैव कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो एक ये पॉइंट बन सकता है रोल ऑफ विमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड वी आर फोकसिंग ऑन देयर एक्टिव रोल, देयर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल पॉजिटिव रोल। फिर सोसाइटी में आ जाते हैं। सोसाइटी सोसाइटल या सोशल आप कह लें, सोशल सोशल एस्पेक्ट जो है उसमें सबसे पहले तो अगर हम जितना फेमिनिज्म है, isn't it a change for egalitarian society, a movement for egalitarian society। तो ये फेमिनिज्म वाहिद वो सिस्टमैटिक पावरफुल ग्लोबल इन इट्स नेचर एक ऐसी मूवमेंट है जिसने बड़ा सिस्टमैटिकली बड़ा फोर्सफुली और विद ग्लोबल अपील एंड विद साउंड एकेडमिक स्ट्रगल, नॉट जस्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल। ये फेमिनिज्म वो ऐसी मूवमेंट है कि जिसकी हमें एक प्रॉपर एकेडमिक साइड नजर आती है कि जिसने जहनों को चेंज करने की कोशिश की है, जिसने सोचने के जावियों को चेंज करने की कोशिश की है। सो इससे बड़ी तारीख में एक इक्वल सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की कोई एफर्ट नहीं हुई। सो एफर्ट्स फॉर एन इगलिटेरियन सोसाइटी ये एक सोशल डोमेन में इट्स अ मैसिव रोल। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय चेंज ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जी वर्दा नेशन बिल्डिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जब विमेन लेबर मार्केट में आई हैं, जब ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स काउंटर हुए हैं, जब पैट्रियार्की की अगेंस्ट बात हुई है, तो ये छोटा सा चेंज था नहीं। इस प्रोसेस में इस स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी में अल्टीमेटली हम जो चीज हमें मिली है दैट इज नॉट जस्ट increased awareness about the rights of women, even more important and noticeable change that occurred in society was cultural transformation। so ये भी खवातीन के
जो है वो उनको क्रेडिट इस चीज का देना चाहिए कि ये जो कल्चरल चेंज है, पहले आप इसमें बड़ा, मतलब मैं आपको ये नहीं, मैं कोई बड़ा को फलसफे का पॉइंट नहीं बता रहा, आप बड़ा लॉजिकली इस बात को लेके चल सकते हैं कि पहले जो सोसाइटीज में एवोल्यूशन आती थी वो आती थी टेक्नोलॉजी से, सोसाइटीज में एवोल्यूशन आती थी वॉर्स से, सोसाइटीज में एवोल्यूशन आती थी चेंज ऑफ लीडरशिप से। हम अपनी मौजूदा जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका क्रेडिट दे सकते हैं along with other things women को, कि they have been a powerful factor for cultural transformation across the world। जी वर्दा, एग्जाम्पल्स हैं उनकी सप्रेशन की, लेकिन हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, और एग्जामिनर ने हमसे प्रोस्पेक्ट्स भी पूछे हैं, चैलेंजेस भी पूछे। चैलेंजेस वाले डोमेन में हम उनको बताएंगे ना कि अभी भी पूरी दुनिया में तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, पूरी दुनिया में तो पैट्रियार्की या ट्रेडिशनल जो है वो थिंकिंग वो चेंज नहीं हुई। चैलेंजेस में बताएंगे ना, लेकिन हुआ भी तो बहुत कुछ चेंज है, और ये चेंज ऑब्जर्व करने के लिए आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, किसी दिन सोसाइटी का मुशाहिदा करें और आज से कोई 30 40 50 साल पीछे जाएं और फिर आप देखें कि क्या क्या चेंज हुआ है और उसमें विमेन का रोल क्या है। दिस कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ओज अ लॉट टू द स्ट्रगल ऑफ विमेन। मैंने कहा कि पहले टेक्नोलॉजी से चेंज होती थी, वेपन्स से चेंज होती थी कल्चर्स, अब इसमें एक विमेन ने एक कह लें कि सबसे बड़ी फोर्स के तौर पे सामने आई है। फिर सोसाइटी में अगर देखें तो जो सोसाइटी में जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, आप खाली ये देख लें कि अगर एक गर्ल चाइल्ड एजुकेट हो के किसी बहुत अच्छे बिजनेस में चली जाती है, गवर्नमेंट सर्विस में CSS PMS किसी और जगह आ जाती है, तो ये चीज सबसे बड़ी रीजन बन जाती है चेंज ऑफ क्लास की, जिसको हम कहते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए भी विमेन एक फोर्स के तौर पे सामने आई हैं। सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है कि आपकी क्लास अपडेट हो जाए। यहाँ पे फिर मैंने एजुकेशन का लिखा है कि जो एजुकेशन है विमेन की, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। ये वो एक पैसिव पॉइंट था, या यूं कह लें कि मोर एंड मोर गर्ल्स आर पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इसमें एक पॉइंट ये आ सकता है। यहाँ तक मैंने आपको उनका 3 मेजर डोमेन्स में रोल बताया है, विद स्पेशल फोकस ऑन देयर कंस्ट्रक्टिव रोल्स। तो अब अगर हम इसको खाली ये कह रहे होते पॉलिटिक्स में भी आ गई हैं, इकोनॉमी में भी आ गई हैं, सोसाइटी में भी उनके खिलाफ जो बिहेवियर्स हैं वो बेहतर हो गए, तो बात का मजा ना आता। चैलेंजेस चैलेंजेस अब क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज मेरी है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, मतलब पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आज ही बैठ के मैं लिख रहा था। शैकल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, पैट्रियार्की एंड ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये आज भी परसिस्ट करते हैं, एंड दे आर इटर्नल शैकल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, पैट्रियार्की एंड ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स। फिर जेंडर पे गैप, इसके मैंने आपको फिगर्स बताए भी हैं। एक ये इशू है कि डिस्क्रिमिनेशन भी है वर्क प्लेस पे भी, और जेंडर पे गैप भी है। फिर इविल कस्टम्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इविल कस्टम्स, दे आर इंटरलॉकिंग सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन, और ये हैं, और ये अफ्रीका में वो जेनिटल म्यूटिलेशन की बात कर लें, पाकिस्तान में जो है वो बात कर लें इसकी ट्राइबल एरियाज की, इंडिया में रेप की बात कर लें, तो बहुत जगह बहुत सी कस्टम्स हैं। मैरिज विद कुरान है, सत्ती है, कारोकारी है, चाइल्ड मैरिज है, इसको क्या कहते हैं, ऑनर किलिंग है, इस तरह के बहुत से इश्यूज आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है औरतों की, पोर्नोग्राफी है इस तरह की, ये फोर्स्ड मैरिजेस हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं, बिल्कुल आयशा, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं, ये इश्यूज। जेनिटल म्यूटिलेशन की मैंने बात की, ये ज्यादा अफ्रीका का इशू है। तो इविल कस्टम्स आज भी हैं, और जेंडर अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट जेंडर इसकी बड़ा मैसिव
ये इसमें इजाफा हुआ। मतलब यूं कह लें कि हमारी तहजीब का, हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी तालीम का कोविड के दौर में जनाजा निकल गया। कि वो एक आपका वायरल एक ऐसा इवेंट आया था। हमने किया क्या है कि हमने औरत को भी काम पे लगा दिया, मर्द को भी काम पे लगा दिया है। सारा दिन काम करते हैं, आके थक हार के सो जाते हैं। ये एक वाहिद टाइम आया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। इस दौरान वायलेंस के बहुत सारे इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए और बहुत से मसले भी हुए, तो एक दूसरे से तंग फिर रहे थे। सो यानी इट इज देयर this power imbalance and that inherent attitude of men towards dominating the women, that is always there. अब आप बहुत दूर ना जाएं, अपने ट्राइबल एरियाज में केपी के चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, तो they are miserable, they have miserable conditions along with significant improvements as well. तो कैपिटलिज्म की बात करें तो along with shackles of capitalism, they are also in the shackles of corporate greed. They are also being exploited by capitalism. तो ये वायलेंस वाला पॉइंट रहेगा। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, ये तो है ही है। एक पॉइंट ये बनता है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है उनकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप चैलेंजेस में एडजस्ट कर रहे हैं। मौला बख्श, अल्लाह मुझे भी बख्शे और मौला आपको भी बख्शे, कर सकते हैं, लेकिन जहां तक एग्जामिनर को ये ना लगे कि मैं, ऐसे का टॉपिक है ना, हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हेल्थ में अभी तक उनके मतलब पावर्टी चैलेंजेस में उनकी पावर्टी, उनकी हेल्थ इश्यूज ये अभी तक भी परसिस्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट हो रही हैं, वॉर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, ये इश्यूज हैं। हमको चैलेंजेस कौन से हैं जो लिमिट कर रहे हैं उनका रोल, उनकी पार्टिसिपेशन, उनका रोल, उनकी एम्पावरमेंट। प्रॉस्पेक्ट्स भी हो गए, चैलेंजेस भी हो गए, वे फॉरवर्ड। अब हम इश्यूज डिफाइन कर चुके हैं तो वे फॉरवर्ड लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मेरे जो पसंदीदा हैं उसमें सबसे पहले है ये कि हमें जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज की जरूरत है। गवर्नेंस के लेवल पे देखें ना तो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज की जरूरत है, प्रो वुमेन लेजिस्लेशन की जरूरत है। ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है और ये जरूर लिखना चाहिए, और इसके बगैर हो नहीं सकता कुछ। आज से सेंचुरी पहले जो सूसन एंथनी अमेरिकन सफ्रेजिस्ट थे या और फेमिनिस्ट थे, दे बिलीव दैट अगर आप औरत पॉलिटिक्स में आ नहीं रही तो कंडीशंस उनकी बेहतर नहीं हो सकती। सो यहाँ से बात सारी स्टार्ट होती है। अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है, अगर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपकी पार्लियामेंट के लेवल से ये रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई तो एम्पावर हो नहीं सकती वो। इस वजह से उनकी हमें प्रो वुमेन लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, फिर एजुकेशन की ज़रूरत है, फिर हमें उनकी जो है वो ये फोर्स्ड मैरिज या चाइल्ड मैरिज, इस चीज़ को कर्ब करने की ज़रूरत है। बाकी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट पे बात कर सकते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट को अकॉर्डिंग टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू इश्यूज ऑफ वुमेन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी उसके साथ अलाइन करना चाहिए। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको अन्नेवा अंधाधुंध बिल्कुल ब्लाइंडली किसी और कंट्री, किसी और रीजन, किसी और इलाके का एजेंडा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो रियल इश्यूज हैं उसके साथ अपनी स्ट्रगल को अलाइन करें, रीअलाइन करे, रीएडजस्ट करे, रीप्रायोरिटाइज करे। और बाकी फिर मीडिया हो गया, और एक लास्ट पॉइंट सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे अब जो है वो हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। अब आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो वो बता दें, और ये भी बता दें कि आपका कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इस टॉपिक को लेके।